हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सबसे पहले तो आज आप लोगों को क्या है, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस है। 22 साल पूरे होने जा रहे हैं और 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और कितना डेवलप किया है उत्तराखंड, ये आप और हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। खैर, लेकिन आप सभी को उत्तराखंड की 22वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम प्रैक्टिस सेट में जो आपका टफ क्वेश्चन हो रहा है, तो टफ पोर्शन कौन सा है मुझे बताओ। इजी कर देंगे उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके लिए ही कर रहे हैं। अगर आपको कोई पोर्शन टफ लग रहा है तो उसे मैं इजी कर दूंगी। वहाँ पर जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको चेंज कर देंगे, उनकी जगह पे भैया बहुत इजी क्वेश्चन रख देंगे। राइट, मुझे नहीं लगता है टफ है। सो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पॉलिटी का। आज संविधान की प्रस्तावना, भाग और अनुसूचियों से संबंधित हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देखते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देखते हैं? तो ये कहाँ पर देखे जाते हैं लोकतंत्र के आदर्श? वो देखे जाते हैं उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी भी टफ लग रहा है तो मैं इसको बिल्कुल और चेंज कर सकती हूँ। आप बताओ मेरे को। ऑप्शन डी है ना, संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? सो किस रूप में घोषित किया गया है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन एक, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, प्रस्तावना जो है वो किसे किसे लन है? प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल आप कहते हैं, ये किसे किसे याद है? कोई मुझे बताएगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो इसका जो सही आंसर होगा 4 का वो जाएगा डी, संघीय, है ना। संघीय का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। बाकी प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसका क्या हुआ है उल्लेख। अगर बात करूं मैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो है, सबसे पहले तो ये जो प्रस्तावना है इसको प्रस्तुत किया था किसने? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, वहां पर 13 दिसंबर 1946 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रखते हैं। और 22 जनवरी 1947 को इसमें थोड़े बहुत संशोधन करके और इसे स्वीकार किया गया प्रस्तावना प्रियम्बल के रूप में। क्लियर है भाई इतना? इसमें एक और पूछा जा सकता है कि बेरूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसने कहा था कि उस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आपसे पूछेगा कि कौन से वाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो बेरूवाड़ीवाद 1960 वाले में। फिर आता है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973, उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है भाई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, तो किसमें कहता है कि वो नहीं है, किसमें कहता है कि वो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये दोनों ही याद रखना है, दोनों बात। अच्छा, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है जो मुझे ये बताए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जब आप प्रस्तावना, अगर आपको याद होगी, तो प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देते हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रस्तावना में? 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की यहाँ पर क्या दी गई है? स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व ही क्या होता है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया है? तो वो देश है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मैंने कहा एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए हैं। 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 बार ही संशोधन हुआ है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो किस अधिनियम के तहत हुआ है? अभी जस्ट बताया है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे 42वीं संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? वो नहीं था समाजवादी, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, एकता अखंडता नहीं था, है ना, मूल प्रस्तावना में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो न्याय की बात हुई है, बंधुता की बात हुई है, प्रतिष्ठा की समानता की भी बात हुई है या नहीं हुई है भाई? लेकिन वयस्क मताधिकार की बात तो नहीं हुई है। अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। कौन से अनुच्छेद? 326 में। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हमें प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? और ये अभी तक का क्या रहा है? एक ऐतिहासिक वाद रहा है जिसमें सबसे ज्यादा 13 जजों के पैनलों ने या पीठ ने जो है इसमें फैसला सुनाया था। 7-6 का ये फैसला था। 7 जो जज थे वो थे केशवानंद भारती जी के पक्ष में थे और 6 जज जो थे वो केरल राज्य के पक्ष में थे। इसमें क्या होता है कि एक आपका एडिनेर मठ था केरल का, है ना, और जो वहाँ की केरल गवर्नमेंट है अमेंडमेंट के थ्रू उस पर अधिग्रहण कर लेती है, उसको अपने कंट्रोल में कर देती है। और ऐसा करना कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 का क्या है? उल्लंघन है, क्योंकि जो मठ था उसका संचालन कर रहे थे कौन? केशवानंद। फिर वो हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट बिल्कुल विपरीत फैसला सुनाते हैं और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आता है। इससे पहले गोलकनाथ आता है फैसला 90 जो वाद है वो आता है पंजाब राज्य के वर्सेस पंजाब राज्य। उसमें जो है कहा जाता है कि हम फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन
फिर जब ये जीत जाते हैं तो वहां पर ये होता है कि हम जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल जो उसका ढांचा है, जो मूल स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया जाता है। और बेरूबाड़ीवाद में इसमें संविधान को प्रस्तावना अंग ही नहीं मानते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लेकर था, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना। संशोधन हो सकता है, ये फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक ऐतिहासिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो बताओ इसमें। तो भाई न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को प्रस्तावना की किस क्रम में रखा गया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। सो 15 में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है कौन सा? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न आता है, फिर आता है समाजवादी, फिर आता है आपका लोकतांत्रिक, फिर आता है आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, फिर आता है गणतंत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, रुको दोबारा। हाँ भाई, लोकतंत्र क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले आएगा प्रभुत्व संपन्न आएगा थर्ड, फिर उसके बाद आएगा समाजवादी, फिर उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर लोकतांत्रिक, और उसके बाद आता है गणतंत्र। तो 3 2 4 1 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या मतलब होता है? हम भारत के लोग से मतलब होता है भारत के लोग यानी कि जनता, है ना। भारत के लोग यानी कि जनता। सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ पर उल्लेख है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में है। प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे? बंधुता यानी कि भाईचारे की बात, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आप 19 का आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? भाईचारा। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण, इसका मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये हमने जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए सभी धर्म क्या है? एक समान। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसे आज प्रस्तावना कहते हैं। तो संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जो है किसने पेश किया था? 23 का ए जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इसमें विचार विमर्श हुआ और बहुत सारे संशोधन के साथ थोड़ा बहुत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया प्रस्तावना के रूप में। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो उस समय भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो कहीं पर आपने संघ नाम सुना था क्या? नहीं। अगर आपको प्रस्तावना अच्छे से याद कर लेनी है, कितने प्रकार की न्याय की बात है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, किस समता की बात की गई है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ये मंत्री के पास होती है या जनता के पास होती है? बताओ। मंत्री के पास होती है या जनता के पास? तो अंतिम शक्ति तो हम जनता के पास ही होती है। हम चाहें तो चुनाव आने पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज किसी ने हमें 1000 रुपये दिया या फ्री की कोई चीज बांटने की बात की, हम उसमें पिघल जाते हैं। बट ये नहीं सोचते हैं कि 5 साल के बाद दोबारा से जब चुनाव होगा और वो गवर्नमेंट नहीं आई तो फ्री की जो आदत हमें लग जाएगी वो कहाँ जाकर के फिर रुकेगी। तो फ्री का जो बोलता है उसे तो बिल्कुल ही ना दो। ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो उसे रोजगार दीजिए, वो खुद मेहनत करेगा। तो इन चीज़ों से बचे, पढ़े लिखे हैं, लालच में ना आए, तो थोड़ा सा अपने हक की भी लड़ें, क्योंकि 3 साल 5 साल पता नहीं कब भंग हो जाए गवर्नमेंट, उसके बाद क्या होगा वो आप भी नहीं जानते। क्योंकि वो जो एक आदत पड़ जाती है ना फ्री के लेने की वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होती। मेहनत कीजिए और मेहनत का फल अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर भारत एक गणतंत्र है, क्यों? क्योंकि निश्चित समय के लिए राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित करता है? शिवाय किसके सिवाय? देखो, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन साम्यवादी आपने नहीं सुना होगा, है ना। साम्यवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 29। उदारवाद का प्रतीक है कौन? क्या उदारवाद का प्रतीक है? राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो यहाँ पर ऑप्शन को आप कर लीजिएगा 8 कर लीजिए। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी 8। चलो मेरे साथ याद करो अगर किसी बच्चे को याद नहीं है। नॉर्थ चलते हैं साउथ की तरफ। सबसे नॉर्थ में हमारा लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर आपका चंडीगढ़ है, फिर आपका दिल्ली है, और ये आपका यहाँ पर क्या है बच्चे? अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर आपका क्या आता है? दमन एंड दीव आता है, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, जिन्हें 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया, पहले अलग अलग थे, है ना। और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप आ जाता है। यहाँ पर है पुदुचेरी, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो मुझे लगता है पूरा मैप आपके माइंड में होगा और आपको याद भी हो गया होगा। 8 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है। निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड नहीं है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? 32 का डी। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब किसी बच्चे को इस चीज को लेकर भी क्वेश्चन आया था, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने कहा था ध्यान रखना, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अब बच्चे यहाँ पर 8 नहीं दिया, तब आप बिल्कुल क्या लगाएंगे? 12 को टिक करेंगे। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा ना 12। अगर 12 ऑप्शन में नहीं है फिर तो आप क्या करेंगे? 8 को ही टिक करेंगे, क्योंकि उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें भूमि सुधार था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल था, फिर उसके बाद 11वीं जोड़ी गई जो पंचायती राज था, 12वीं जोड़ी गई तो उसमें आपका नगरपालिका से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है?
यहाँ भी आपका हेर बदल है। क्या है? देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी थी, तो वो 14 थी, या आजादी के टाइम पे तो ये 14 थी, लेकिन बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1902 में 1992 में, जिसके तहत नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा जाता है। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है 2003, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। इस तरीके से अब जो है वो 22 है। संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो मेरे साथ बोलो। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये क्या है? 22 भाषाएं। तो इसमें कौन सा नाम नहीं लिया? अंग्रेजी का नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई है? अभी तो बताए हैं मैंने कौन सी जोड़ी। संस्कृत तो पहले थी, अंग्रेजी है नहीं, और सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 38 सिख भाषा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्र की बात वहां पर हुई है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात है, तीसरी में शपथ, और चौथी अनुसूची राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की शासन, प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। कहाँ पर हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 का 5वीं अनुसूची, क्योंकि 9वीं अनुसूची में तो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो ये 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। इसमें जोड़ा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। इसमें भूमि सुधार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे जोड़ा गया था। इसमें जितने भी कानून हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया जा सकता, या उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। आपने सुना होगा कि जैसे रोड के पास वाली जमीन अगर आ रही है और सरकार चाहे तो उसे अपने अंडर कर सकती है और उसे मुआवजा दे देती है ना, तो उसके खिलाफ जो है उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? 5वीं तो आपने पढ़ी है, 6ठी अनुसूची आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है कौन सी सूची का विषय? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। अगर समवर्ती सूची में राज्य भी सरकार बना रही है और केंद्र भी बना रही है, लेकिन प्रभावी किसका हो जाएगा? हावी हो जाता है केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? सो ये आता है मजदूर संघ आता है, मजदूर संघ यहाँ पर ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय नदियां संघ सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन किसका है? राज्य सूची का विषय है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? याद रखना है, समवर्ती सूची में मजदूर संघ आता है, जनसंख्या नियंत्रण आता है और परिवार नियोजन, शिक्षा आती है, दंड विधि आती है,
वन्य जीव आता है, पक्षियों का संरक्षण, उत्तराधिकार, ये सारे के सारे थे। लेकिन जो शेयर बाजार है, वायदा बाजार है, ये संघ सूची का विषय है। सो आंसर क्या हो जाएगा, शामिल नहीं है पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, दंड, विधि और रक्षा ये आते हैं संघ प्रतिरक्षा संघ सूची के विषय। रुको, शिक्षा, दंड, ये दंड विधि संवर्ती सूची का है और रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। दंड शिक्षा संवर्ती सूची, रक्षा संघ सूची और कृषि राज्य सूची। निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है, तो वो आपका मजदूर संघ नहीं है। और मजदूर संघ मैंने ऊपर बताया था कि मजदूर संघ जो है वो संवर्ती सूची का विषय है, न कि संघ सूची का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और इसमें जो शक्तियां बांटी जाती है उसमें 3 अनुसूचियां हैं, एक से संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है। अच्छा, पूछा जाता है कि दल बदल को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है, तो वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कौन सी संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात जो है वो हो गई है 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी 97 यहाँ पर विषय है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शिक्षा के सूची में शामिल की गई है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था शिक्षा संवर्ती सूची में आती है शिक्षा। संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है, तो ये पहले था लेकिन अभी तो इनमें से किसी में भी नहीं है ऑप्शन। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी को लॉक करा जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, बिकॉज ये 2012 का क्वेश्चन था। दैट टाइम पे JNK जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर में इस पूरे भारत में जो रूल लागू होते हैं वो यहाँ पर भी हैं, तो उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। 370 हट चुका है, इसीलिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है, सो शामिल होने की बात हो रही है संवर्ती सूची में व्यापार संघ है। कौन है, व्यापार संघ। कृषि, पथकर और आपका क्या है, कृषि, पथकर और मेले जो होते हैं वो राज्य सूची के विषय होते हैं। सिविल मामले जैसे विवाह है, तलाक है, विरासत है, इनके मामलों पर संविधान ने किसी कानून बनाने का अधिकार दिया है, तो इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों को ही दिया है संवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन सी, संविधान के सभी स्थायी विषयों को 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया। कुछ विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वो केवल संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 248, आर्टिकल 248 के तहत आपने सुना होगा अवशिष्ट विधायी पावर, है ना, इसके बारे में सुना होगा, तो इसी के तहत वो आपका कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केवल संसद, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या होता है, वो विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी जाती है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद। भारतीय संविधान में कितने भाग है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं, तो अभी अगर मैं वहां पर ऑप्शन दे दूं 450, 12 अनुसूची
और 25 भाग तो ये आप लॉक कर देंगे। अगर वहाँ पर दे रखा है 395, 12 अनुसूची और 22 भाग, तो भी आप इसे टिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है। मूल वर्तमान पूछा है तो ये टिक करेंगे। मूल संविधान पूछा है तो 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग को लॉक करेंगे। तो अब यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। सो आंसर हो जाएगा 22 भाग है। वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे? 22 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सॉरी, थे तो 395। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो ये है भाग सेकंड, 2 अनुच्छेद 2 से भाग 2 है। भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ है? 1955 में संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम भी पारित हुआ है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकारों की बात करें, भाग 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, भाग 4। भाग 3 होगा भाई। भाग 3 में क्या है? भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 ए या क में क्या है बच्चे? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो यहाँ पर हो जाएगा मूल अधिकार की भाग 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51। रुको, हाँ, भाग 3 में मूल मौलिक अधिकार हैं, जो कि 12 से लेकर के 35 तक हैं, और 36 से लेकर के 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। और भाग 4 और 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है जो 36 से 51 तक की बात कर रही थी। तो संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने आयरलैंड से ग्रहण करे हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके 36 से लेकर 51 तक है, और 51 ए में आपका क्या है बच्चे? मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। तो मिलाओ भाई। यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखो भाई, भाग 4 और क, भाग 4 और क, तो ये क्या है? मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है ना। भाग 4 का क या ए मूल कर्तव्य है, और अनुच्छेद है इसका 51 ए। और नेक्स्ट आप लोग मुझे बताओ भाई, कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र की बात कहाँ पर की गई है? संघ राज्य क्षेत्र की बात कहाँ पर की गई है? 8 में की गई है या 7 में की गई है? जल्दी बताओ, कमेंट करो। तो इसका हो जाएगा बेटा 2 भाग। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? 11 आता है। 11 है या 12 है? बताओ जल्दी से। भाग 11 भाग 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, फिर है नगर पालिका। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1993 होता है, जिसके तहत अनुसूची 11 शेड्यूल 11 को भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 9 तक जोड़कर इसमें पंचायती राज की स्थापना का उपबंध होता है। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही अनुसूची 12 यानी कि शेड्यूल 12 और पार्ट 9 का यानी कि भाग 9A, पार्ट 9A
सॉरी हाँ, ये आपका पार्ट 9 है, पार्ट 9 हो गया, पार्ट 9A हो गया। और ये आपका पार्ट कौन सा है, पार्ट 8 है, पार्ट 8 है, पार्ट 4A और पार्ट आपका कौन सा है, 8 है, और ये पार्ट 9 है, और ये आपका पार्ट 9A है। पार्ट की बात हो रही थी। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, पार्ट ए यानी कि 9A में जो है 243 आर्टिकल 243 के त से लेकर के 243 य और छ तक जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड क्या है, ये आपका प्रावधान किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं आपका 65। क्या है, 65 है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका विषय है? तो आप जानते हैं ये संघ सूची का विषय है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है। 67 का डी समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों और भूमि पर जो कर है वो किस सूची का विषय है? तो ये है 68 का हो जाएगा बी, राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन सूची का विषय है। जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वन या वन्यजीव संरक्षण, ये आपका आता है समवर्ती सूची में। राज्य और केंद्र दोनों ही यहाँ पर कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र सूची का विषय है किसका? संघ का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम सूची का विषय है। सो 72 का डी समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसे है? तो ये है आपका संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है लोकसभा को। किसे है? लोकसभा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, मैंने आपको बताया था किसका विषय है? ये है आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो है ना, खुफिया जो एजेंसी होती हैं या जांच ब्यूरो होते हैं, ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आपका केंद्रीय पुलिस बल है, सेना है, अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय खुफिया है, तो ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? तो ये भी हमारा संघ सूची का ही विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला किस सूची का विषय है? तो ये भी आपका समवर्ती सूची का ही विषय है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने किस सूची के तहत आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची के तहत। तो ये कंप्लीटली एक चैप्टर आप लोगों का क्या हो गया है, आज कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर ये आपका डाउट है, तो डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।